Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are covering chapters from class 7 New NCERT of Social Science, Exploring Society, India and Beyond. इसका theme A, India and the World, Land and the People. इसका first chapter Geographical Diversity of India ये हमने start किया था. इसका part 1 already देख चुके हैं. इस वीडियो में हम इसका part 2 देखने वाले हैं. चलिए आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं अदर सब्जेक्ट्स के भी, सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके, टू वॉच ऑल द वीडियोस. नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट द चैप्टर. सो हमने हिमालय वाला पार्ट कवर कर लिया था. नेक्स्ट हम ज्योग्राफिकल फीचर देखने जा रहे हैं, गैंजेटिक प्लेन. गंगा का जो मैदान है, प्लेन एरिया है, नदन प्लेन्स भी बोलते हैं, वो हम देखने वाले हैं. ओके, सो एज वी मूव साउथवर्ड्स फ्रॉम हिमालयाज वी रीच द वास्ट fertile Gangetic plains. These plains have been an important part of the history and civilization of India. These plains are nourished by mighty rivers originating from the Himalayas, providing vital lifeline that is water. So जैसे आप हिमालय से साउथ की तरफ, नीचे की तरफ आने लगेंगे तो गंगा के मैदान आते हैं. बहुत ही फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ जमीन है यहाँ पर. ये जो मैदान है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है भारत के इतिहास को रचने में, भारत की जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता का जो विकास हुआ है उसको विकसित करने में. So, ये जो प्लेन्स है यहाँ पर बहुत सी नदियां जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, जिसमें बिग मैंने एक निमोनिक दिया था आपको, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड गंगा. ये सारी नदियां में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इन नदियों से हमें एक वाइटल लाइफलाइन, हमें जीने के लिए जो पानी सबसे इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो इन नदियों से हमें मिलता है. नाउ द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम along with their extensive network of tributaries enrich the soil with minerals, making the region highly fertile and ideal for agriculture. ये जो तीनों नदियां हैं, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये और इनकी जो ट्रिब्यूटरी नदी हैं, जो सहायक नदियां हैं, ये सब मिलकर मिट्टी में जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो लाकर डिपोजिट करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी है बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है और एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है. द रिवर्स ब्रिंग विद देम मिनरल्स दैट एनरिच द सॉइल एनेबलिंग अबंडेंट एग्रीकल्चर. सो ये जो नदियां अपने साथ फ्लो में मिनरल्स, पहाड़ी एरिया से, पहाड़ों से, पत्थरों से मिनरल्स वगैरह जो लेकर आते हैं, तो ये मिट्टी को एनरिच करते हैं और ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं और यहाँ पर खेती बहुत बड़े मात्रा में होती है. द रिवर्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. हमने देखा था पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसके लिए एक वर्ड यूज हुआ था लास्ट पार्ट में ना, फर्स्ट वाले में, तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना. सो यही नदियां हमें बिजली बनाने के लिए भी हेल्प करती हैं. अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन दीज प्लेन्स. इंडिया की जनसंख्या का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत सारे लोग इस एरिया में ही रहते हैं क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल है. नाउ द फ्लैट लैंड ऑफ नदर्न प्लेन्स हैज अलाउड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ elaborate transportation network, road and railways network, facilitate the movement of people and goods over long distances. As you will see in the tapestry of past chapter, the Ganga, Brahmaputra and other rivers have been used for millennia for travel and trade. ये जो प्लेन एरिया है, नदन प्लेन्स जो हैं, ये ऐसा समतल जमीन प्रोवाइड करते हैं जहां पर ट्रांसपोर्ट के लिए रोड बनाना, रेलवे नेटवर्क्स बनाना बहुत आसान है, जिससे कि लोग और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सुविधाएं आसानी से प्राप्त होती हैं. यहाँ पर आप जब हिस्ट्री वाला सेक्शन हम पढ़ेंगे आगे, टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट में, उसमें देखेंगे कि जो तीन नदियां हैं इसने इतिहास में, पास्ट में कैसे ट्रेड और ट्रैवल करने के लिए लोगों ने इसका यूज किया है और किस तरीके से सहायक बनी है. ओके, कुछ इमेजेस दी गई हैं वो आप देख सकते हैं. मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन प्लेन एरियाज में, जो नदन प्लेन्स हैं उसमें आजकल मॉडर्न टूल्स, टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे ट्रैक्टर हैं, थ्रेशर्स हैं, राइट, बोरिंग्स हैं. नाउ ये ऊपर से आप व्यू देख सकते हैं दिल्ली और यमुना नदी जो है उसके आसपास के एरिया का. यहाँ पर मल्टी क्रॉपिंग इन उत्तर प्रदेश, एक ही खेत में जब हम 2 या 3 तरीके की फसलें उगाते हैं एक साथ तो उसे हम बोलते हैं मल्टी क्रॉपिंग. देन रूरल वुमेन वर्किंग इन अ पैडी फील्ड इन वेस्ट बंगाल में यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव की औरतें हैं जो खेत में पैडी फील्ड यानी जो धान की खेती है उसमें वर्क कर रही हैं. यहाँ पर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हैं गैंजेटिक प्लेन में, रेलवे है ना, ये देख सकते हैं, वाटरवेज भी हैं जिससे हम पानी के रास्ते भी ट्रैवल कर सकते हैं और रेलवे से बहुत दूर का जो डिस्टेंस होता है हम आसानी से कवर कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे दिया हुआ है, डोंट मिस आउट फैक्ट दिया है, मोस्ट रिवर्स आर नेम्ड आफ्टर गॉडेस, गंगा, यमुना, कावेरी एटसेट्रा. द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हाउएवर मीन्स द सन ऑफ ब्रह्मा. ब्रह्मपुत्र मतलब क्या होता है, ब्रह्मा जी का सन.
ब्रह्मा जी के बेटे। दिस रिवर गेट्स बिगर ड्यूरिंग समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप। कैन यू गेस व्हाई? ये जो नदी है ये समर में सूखने की जगह और ज्यादा इसमें पानी बढ़ जाता है। पता है क्यों? सो चलिए देखते हैं। इन समर द स्नो इन हिमालयाज मेल्ट मोर एंड हैवी रेन्स ऑल्सो हैपन। समर के समय में, गर्मी के समय में जो हिमालय में बर्फ जमी है, हिम है, वो पिघलने लगती है, जिसके कारण नदियों को पानी का सोर्स मिलता है और नदियों में पानी की मात्रा और बढ़ जाती है ना, और बारिश भी होती है। सो दिस एक्स्ट्रा वाटर फ्लो इन द ब्रह्मपुत्र मेकिंग द रिवर बिगर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप। इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी में गर्मी के समय में पानी और ज्यादा बढ़ जाता है सूखने की बजाय। ओके, सो ये रीजन है। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। नोटिस द कंसंट्रेशन ऑफ लाइटिंग इन द प्लेन्स। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस कंसंट्रेशन? ये ऊपर से इमेज लिया गया है स्पेस से, गैंजेटिक प्लेन का, जो नदन प्लेन्स है, गंगा के प्लेन्स है उनका। तो आप देखिए लाइट के कंसंट्रेशन से क्या दिख रहा है, ये क्या दिखाता है कि ऊपर से जब फोटो ली तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट्स आपको देखने को मिल रही हैं। इसका मतलब क्या है? द गैंजेटिक प्लेन्स हैव अ लॉट ऑफ सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस। इस रीजन में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी जनसंख्या रहती है, सिटीज हैं, टाउन्स और विलेजेस हैं। मोर पीपल लिव देयर, सो देयर आर मोर लाइट्स एंड बिल्डिंग्स कॉजिंग अ ब्राइट कंसंट्रेशन व्हेन सीन फ्रॉम अबव। जब ऊपर से देखा गया है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा घर हैं, ज्यादा सिटीज हैं, बिल्डिंग्स हैं, इस वजह से लाइट की मात्रा ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुछ इमेजेस दिए गए हैं, जैसे नदन प्लेन्स ग्रे लंगूर सिट्स ऑन अ वुडन बीम इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। इस तरीके के बंदर हमें नदन प्लेन्स एरिया में, जैसे मध्य प्रदेश के एरिया में बांधवगढ़ एक नेशनल पार्क है, वहां पे देखने को मिलते हैं। Then majestic tiger that was on the verge of extinction, Project Tiger has supported the return of tiger into habitats. पहले टाइगर्स का शिकार बहुत ज्यादा होता था और भी कई कारणों से टाइगर्स एक्सटिंक्ट होने वाले थे, मतलब धरती से इनकी जो प्रजाति है वो खत्म होने वाली थी। प्रोजेक्ट टाइगर करके एक इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट का, जिसके थ्रू ये इंश्योर किया गया कि टाइगर की जो जनसंख्या है उसको बढ़ाया जाए। अब धीरे धीरे ये रिवाइव हो रहा है और फिर से हमें टाइगर्स की जनसंख्या बढ़ती हुई दिख रही है। नाउ नेक्स्ट इज द इंडियन घड़ियाल। ये जो इमेज है घड़ियाल का है। An adult is between 2.5 and 4.5 meter long. This reptile is on the verge of extinction. There are laws that prohibit harming it or hunting it. ये भी जो प्रजाति है घड़ियाल की, ये विलुप्त होने वाली है, खत्म होने वाली है। इसीलिए इस पे प्रोहिबिशन होता है, मतलब मना कर दिया जाता है, इसको हार्म नहीं पहुंचाना है, इसका शिकार नहीं करना है ना, क्योंकि प्रजाति ऑलरेडी बहुत कम बची हुई है। देन यहाँ आप एक मोर और मोरनी देख सकते हैं, पिकॉक एंड पीहन। द इंडियन पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। तो कितने सुंदर इमेजेस यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रेट नदन प्लेन। इसके बारे में हमने पढ़ा कि यहाँ पर बहुत जनसंख्या रहती है, ये नदियां जो है इसको फर्टाइल बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं, लोग यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल फीचर है वो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, मरुस्थल, थार मरुस्थल। हमने कल वाले पार्ट में एक कोल्ड डेजर्ट के बारे में पढ़ा था जो इंडिया में है, उसका नाम क्या है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था। सो अब डेजर्ट कहाँ पर है, क्या है, तो वो पढ़ते हैं। इफ वी मूव वेस्टवर्ड on the map, you will notice a yellowish area. This area is Thar Desert. What do you see? A vast stretch of golden dunes, rugged terrain and a wide open space. इस तरीके का एरिया आपको एक ट्रैवलर दिख रहा है, यहाँ पर सैंड ड्यून्स हैं, रेतों से बने हुए छोटे छोटे टीले आपको दिख रहे हैं, उसको हम ड्यून्स बोलते हैं ना। ये थार डेजर्ट का सीन है, पीला पीला पूरा दिख रहा है क्योंकि ये रेत के कारण दिख रहा है, राइट। अभी मैं मैप में भी बताऊंगी डेजर्ट किधर पड़ता है ये वाला। चलिए आगे रीड करते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर। व्हाट इज द शेप ऑफ अ सैंड ड्यून? जो रेत के टीले होते हैं उनका शेप क्या होता है? While mountains are made of rock and their shape is fixed. Mountains जो होते हैं, पर्वत जो होते हैं, पत्थरों से बने होते हैं, वो फिक्स्ड शेप के होते हैं। Why do you think sand dunes also have a similar shape even though they are made of sand? लेकिन जो रेत के टीले हैं ये क्यों पहाड़ों जैसे दिख रहे हैं? रेत तो ऐसी मजबूत नहीं होती है, वो तो कण होते हैं, उड़ जाते हैं इधर से उधर, तब क्यों ऐसा शेप हमको देखने को मिल रहा है? सो ये इस तरीके से सैंड ड्यून्स होते हैं कुछ, है ना। ये दिख रहा है आपको क्रिश्चियन शेप, मतलब चांद जैसा ऐसा कर्व शेप आपको देखने को मिलता है, रिज लाइक एक किनारा ऊपर आपको देखने को मिल रहा है ना। इवन दो सैंड इज लूज, द विंड ब्लोज सैंड इन वन डायरेक्शन एंड पाइल्स इट अप इन अ रेगुलर पैटर्न। ये बिल्कुल सही है कि रेत के जो कण होते हैं लूज होते हैं, वो यहाँ से वहां उड़ सकते हैं, लेकिन हवा जब एक ही डायरेक्शन में बहती है तो अपने साथ रेत को बहाकर और एक जगह गिराती चली जाती है, तो वहां पर इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट होते हैं जिसे हम सैंड ड्यून बोलते हैं। द ब्लोइंग विंड शेप्स द सैंड इनटू स्मूथ स्लोपिंग ड्यून्स जस्ट लाइक नेचुरल हिल्स। सो हवा की वजह से जब रेत इस तरीके से अरेंज हो जाती है एक पैटर्न में, स्लोप्स बन जाते हैं, तो उसे हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ओके, नाउ जैसलमेर, द गोल्डन सिटी लोकेटेड इन द मिडल ऑफ थार डेजर्ट in India, the Jaisalmer Fort is a UNESCO World Heritage Site.
लास्ट पार्ट में मैंने आपको यूनेस्को की फुल फॉर्म भी बताई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यूनेस्को की एक लिस्ट होती है जिसमें विश्व की जो धरोहर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे वर्ल्ड में, उसको एक लिस्ट में शामिल किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही जैसलमेर, जिसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं, ये भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा है और ये बिल्कुल थार डेजर्ट के बीचों बीच ये सिटी है, ठीक। Then sand dunes are formed when the wind shifts and shapes the sand into hill-like formation. Sometimes these rise as high as 150 meters. तो अभी मैंने आपको बताया सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं। हवा जब अपने साथ रेत को बहा कर ले जाती है और कहीं जगह पर लाकर जमा करती चली जाती है तो छोटे छोटे पहाड़ जैसे क्रिएशंस बन जाते हैं जिसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। 150 मीटर्स तक कभी कभी इनकी हाइट होती है ऊंचाई में। द थार इज अ एरिड रीजन, एरिड मतलब शुष्क, सूखा। तो थार एक बहुत बड़ा सूखा रीजन है। मोस्ट ऑफ इट lies within India, spanning the states of Rajasthan, Gujarat, Punjab and Haryana. ये जो डेजर्ट है हमारे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के रीजन से क्रॉस होता है। थार डेजर्ट का बहुत बड़ा एरिया पूरा का पूरा इंडिया में ही आता है, ओके। नाउ द डेजर्ट एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर ड्यू टू हार्श कंडीशंस दैट deter human and animal movement, including very high daytime temperature and cold nights, as well as lack of access to water. एक तो यहाँ पानी की कमी है, दूसरा दिन के समय में टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है और रात में बिल्कुल टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है, जो ये हार्श कंडीशन है कि बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है, इसके कारण यहाँ पर ह्यूमन और एनिमल का जो मूवमेंट है वो कम हो पाता है। एक ये बैरियर, रुकावट जैसे काम करता है। पीपल लिविंग इन थार हैव अडेप्टेड देयर वे ऑफ लाइफ टू द प्लेस एंड व्हाट इट ऑफर्स, फूड हैबिटेट्स, क्लॉथिंग, लाइफस्टाइल्स आर सूटेड टू दीज हार्श कंडीशंस। तो जो लोग यहाँ रहते हैं थार डेजर्ट में, थार एरिया में, वहाँ के लोगों ने वहीं के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया है ना, वहीं की अडेप्टेशन ले ली है। खाना उनका, कपड़े या जो लाइफस्टाइल है वो वहाँ की जो हार्श कंडीशन है उसके हिसाब से उन लोगों ने अडॉप्ट कर लिए, ओके। यहाँ आप एक इमेज देख सकते हैं, कैमल वेंडर है, जो ऊंट होते हैं उनके व्यापारी है, पुष्कर जगह है, वहां पर एक मेला लगता है जो थार डेजर्ट के बिल्कुल एज पर है, किनारे पर है। तो वहां पर लोग एनिमल्स को खरीदने बेचने का काम करते हैं। तो उसकी एक इमेज आप देख सकते हैं। नाउ डोंट मिस आउट, यहाँ दिया है लेफ्ट में कि विमेन फेचिंग वाटर फ्रॉम अ सोर्स फार अवे फ्रॉम होम, राइट में दिया रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन अ हैमलेट। गांव में पानी की इतनी कमी है या डेजर्ट एरिया में पानी की इतनी कमी होती है कि फैमिली मेंबर्स को बहुत दूर जा जाकर पानी लेकर आना पड़ता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जहां पर रेन वाटर, जो बारिश का पानी है, उसको इकट्ठा करके सेव करके रखा जाता है बाद के यूज करने के लिए, ओके। नाउ चलिए आगे देखते हैं पानी की कितनी कमी है उसके बारे में। यहाँ दिया है वाटर इज स्कैर्स इन द डेजर्ट। स्कैर्स मतलब होता है कम, पानी बहुत कम मात्रा में मिलता है डेजर्ट में, रेगिस्तान में। विमेन ऑफन नीड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एवरी डे टू फेच वाटर फॉर देयर फैमिलीज। औरतों को बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है डेली यूज के पानी के लिए, जिससे उनकी फैमिली की जरूरत पूरी हो सके। सो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लीनिंग यूटेंसिल इज टू स्काउर देम विद सैंड अंटिल दे आर क्लीन। अब पानी तो कम है तो बर्तन धोने के लिए हम लोग पानी यूज करते हैं, है ना, लेकिन वहाँ पानी की कमी के कारण जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड है बर्तन धोने का वो क्या है कि रेत को लेकर वो लोग बर्तन में बहुत देर तक रगड़ते हैं जिससे बर्तन चमकने लगते हैं, साफ हो जाते हैं। अ लिटिल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर अ लाइट रिंस, और उसके बाद थोड़ा सा पानी यूज करके उसको खंगाल दिया जाता है, ओके। द वाटर यूज्ड फॉर रिंसिंग इज रीयूज्ड फॉर पर्पस लाइक वाटरिंग अ प्लांट। उसके बाद वो जो पानी यूज हुआ है बर्तन को खंगालने में थोड़ा सा, उसको भी वो लोग फिर से रीयूज कर लेते हैं, प्लांट्स वगैरह में डाल देते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम यू लीव द टैप रनिंग रिमेंबर द पीपल ऑफ थार डेजर्ट। तो यहाँ कहा जा रहा है जब भी आप पानी वेस्ट करते हैं, टैप को ओपन छोड़ देते हैं, तो आप याद कीजिए कि थार डेजर्ट में लोगों को पानी की कितनी प्रॉब्लम है, हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स इंजीनियस वाटर कंजर्वेशन मेथड्स इंक्लूडिंग टंकास और कुंड्स। दीज आर स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम्स दैट स्टोर रेन वाटर ऑफन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। राजस्थान में क्योंकि शुरू से ही पानी की बहुत कमी रही है तो वहां के लोगों ने कुछ ऐसे मेथड्स डेवलप कर लिए हैं जिसमें वो कुंड बनाते हैं या टंकास, ऐसे टैंक्स बनाते हैं जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता है, पीने के पर्पज से इस पानी को बाद में यूज किया जाता है। कहाँ पर है थार डेजर्ट, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। इससे थोड़ा आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला आ जाती है। अरावली के बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और कौन कौन से राज्य में ये अरावली होकर जाती है, तो गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे हरियाणा है, कुछ पार्ट दिल्ली का है ना। तो ये हमने डेजर्ट भी देख लिया और अरावली माउंटेन रेंजेस जिसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं वो भी देखेंगे। सो द अरावली हिल्स, लेट्स गो बैक टू द मैप, ट्रेस योर पाथ स्लोली फ्रॉम द थार डेजर्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। डू यू सी अरावली
हिल्स। अभी हमने देखा, मैंने दिखा दिया आपको मैप पे, थार डेजर्ट की ईस्ट में जब आप जाने लगते हैं तो आपको अरावली पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। यहाँ पे इमेज में देखिए लेफ्ट में आपको दिया हुआ है अ पार्ट ऑफ अरावली जस्ट बियॉन्ड दिस रेंज द थार डेजर्ट बिगिन। और राइट में जो पिक्चर है इसमें ऊपर से फोटो ली गई है, इमेज है स्पेस की, जहां से अरावली पर्वत श्रृंखला कैसी दिखती है वो यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। अरावलीज आर अमंग द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, सम 2.5 billion years old. The range has many peaks and ridges. तो ये अरावली जो है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ये 2.5 बिलियन ईयर ओल्ड है और इसमें बहुत सारे पीक्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिजेस हैं, है ना। ऑल्दो इट्स हाईएस्ट पीक माउंट आबू टावर्स एट ओवर 1700 मीटर, मोस्ट ऑफ इट्स हिल्स आर बिटवीन 300 to 900 मीटर्स हाई। इसकी जो माउंट आबू एक पीक है, माउंटेन है, वो 1700 मीटर का है। बाकी के जो हिल्स हैं लगभग 300 से लेकर 900 मीटर तक इनकी हाइट्स होती है। Isn't it fascinating that a drive of about 4.5 hours can take us from Mount Abu in Aravallis to Jodhpur in the Thar Desert, a drive into a completely different geography. So आपको पता है सिर्फ 4 घंटे का डिफरेंस है माउंट आबू जो कि अरावली की पर्वत श्रृंखला है, वहां से अगर आप जाते हैं जोधपुर जो थार डेजर्ट है। सो डेजर्ट से मतलब एक ज्योग्राफिकल फीचर से दूसरे ज्योग्राफिकल फीचर्स तक आप सिर्फ 4 घंटे या 4.5 घंटे में आप कवर कर सकते हैं। सो कितनी वैरायटी, कितनी डाइवर्सिटी आपको थोड़ी ही दूर में देखने को मिल जाती है, right? Now next is look at the political map in the textbook and identify the states that the range span. Did you see Delhi, Rajasthan, Haryana and Gujarat? तो मैंने आपको मैप में ऑलरेडी दिखा दिया किन किन स्टेट से होकर ये जो रेंजेस हैं जाती हैं अरावली की, है ना। देन नेक्स्ट इज The Aravali play a vital role in shaping the geography and climate of northwestern India. One of its most important functions is acting as a natural barrier preventing the Thar Desert from expanding further eastward. You will read more about this later. अब ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया के क्लाइमेट को और ज्योग्राफी को शेप करने में। कैसे? हमने देखा कि थार डेजर्ट है, अगर यहाँ पर अरावली माउंटेन बीच में ना होते तो ये डेजर्ट की जो रेत है हवा से उड़कर और इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में भी डेवलप हो जाते ये डेजर्ट्स, है ना। सो ये एक बैरियर की तरह, रुकावट की तरह काम करते हैं जिससे कि डेजर्ट को आगे ईस्टवर्ड तरफ एक्सपैंड होने में ये रोकते हैं। इसके बारे में आगे और दिया हुआ है, हम पढ़ेंगे। द अरावली इज रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर हैव सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फॉर सेंचुरी। अरावली की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अरावली जो माउंटेन रेंज है, इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ हमको देखने को मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जैसे मार्बल है, ग्रेनाइट है, जिंक है, कॉपर है। इन सभी चीजों ने, ये सभी मिनरल्स जो है, इन्होंने माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले किया है। नाउ इन फैक्ट एविडेंस फ्रॉम इट्स एंशिएंट माइंस एट सवार हैज शोन दैट ओवर 8 centuries ago Indians were the first in the world to master the delicate process of extraction of zinc. यहाँ जवार एक जगह है, वहां की जो माइंस है वो हमें दिखाती है कि लगभग 8 शताब्दी पहले, मतलब 8 सेंचुरी पहले भी इंडिया को ये कला पता थी, जो कि फर्स्ट है पूरी दुनिया में, जिसमें एक प्रोसेस है जिसमें से कि हम जिंक को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये एक डेलिकेट प्रोसेस इंडिया को तब पता थी, इंडिया उसका तब मास्टर था 8 centuries ago. Okay, then historic forts such as चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ and रणथंभौर are located here. तो ये जो हिस्टोरिक फोर्ट्स हैं, ऐतिहासिक जो किले बने हुए हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, ये यही अरावली रेंजेस में ही लोकेटेड है। ऐसा क्यों किया जाता था? जैसे कि कुंभलगढ़ फोर्ट का आपको एरिया दिया गया है ना, ये अरावलीज में ही है। ये एक डेटरेंट, ये एक रुकावट की तरह वर्क करते थे एनिमीज के लिए, दुश्मन के लिए। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण दुश्मन आसानी से यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे। ओके, सो ये हमारी अरावली रेंजेस के बारे में हमने पढ़ा। सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट्स। ओके, और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी देख लेंगे, एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था वैसे ही देखेंगे। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।